स्वागत है आपका मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के इस भाग में। प्लेलिस्ट में जाकर सीरीज शुरू से देखें। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है टाइपराइटर चोर राजन नायर की। जेल लोगों को नजरबंद रखने और उन्हें यह चेताने की उम्मीद से बनी है कि वे भविष्य में क्राइम से दूर रहें। भारत की जेल हालांकि एक ऐसे मकसद को भी पूरा करती है जो आपराधिक न्याय व्यवस्था के मकसद से बिल्कुल उल्टा है। कभी कभी निहायत मासूम लोग संगीन अपराधियों में बदल जाते हैं। जो गलती से जेल भेज दिए जाते हैं वे जेल से एक विकृत मानसिकता लेकर यह सोचते हुए निकलते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का अब एक ही तरीका बचा है कि और क्राइम किए जाए। बंबई के अपराध जगत के इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। राजन नायर उर्फ बड़ा राजन का किस्सा इन्हीं में से एक है। 70 के दशक के बीच में राजन नायर थाने की एक रेडीमेड फैक्ट्री हिंदुस्तान अपैरल में एक छोटा सा दर्जी हुआ करता था। उसे काफी हुनरमंद माना जाता था, लेकिन 14 घंटे खटने के बाद वह 30-40 रुपए ही घर ले जा पाता था। 5 साल तक लगातार काम करने के बावजूद उसने पाया कि वह बंबई में न तो अपना एक ठीक ठाक घर हासिल कर सका है और न ही उसका कोई भविष्य है। इस बीच एक लड़की से उसका मेलजोल चलता रहा था। लड़की राजन में दिलचस्पी रखती थी और उसे एक मेहनती, ईमानदार आदमी मानती थी। लेकिन बहुत सी लड़कियां ये गलतफहमी पैदा करती हैं कि वे मर्द से एक तड़क भड़कदार जीवन शैली की उम्मीद करती हैं। इसलिए राजन के मन में भी एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने और अपनी हैसियत का प्रभाव जमाने की, उसे तोहफों से ढंक देने और उससे शादी करके घर बसाने की तमन्ना थी। लेकिन जब उसे लगा कि जिस तरह वह अपनी प्रेमिका को लुभाना चाहता है उसके लिए उसकी मामूली सी तनख्वाह नाकाफी है, तो उसने अपने काम के अलावा कई और मुश्किल किस्म के काम आजमाने की कोशिश की, जिनमें वेटरगिरी और ऑफिसों में चपरासीगिरी के काम भी शामिल थे। लेकिन अपने लिमिटेड टैलेंट के चलते वह कुछ खास नहीं कर सका। एक दिन जब उसकी लवर का बर्थडे करीब आ रहा था, राजन बहुत हताश हो उठा। उसकी तनख्वाह अभी बहुत दूर थी और जब उसने एडवांस की मांग की तो उसके मालिक ने इनकार कर दिया। निराश और दुखी राजन ने पाया कि अब चोरी करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वह ऑफिस में घुसा जहां एकमात्र कीमती चीज एक टाइपराइटर उसे दिखाई दी। उसने उसे उठा लिया। उसने टाइपराइटर को एक बोरी में रखा और भाग गया। चोर बाजार के रूप में प्रसिद्ध बंबई की मटन स्ट्रीट में उसने टाइपराइटर को 200 रुपए में बेच दिया। इस पैसे से वह अपनी लवर के लिए एक साड़ी खरीद सकता था। जल्दी ही राजन ने पाया कि टाइपराइटरों का इस्तेमाल बंबई के हर ऑफिस में होता है और वे जितने ही उम्दा और बेहतर तकनीक वाले होंगे उतना ही ज्यादा पैसा उनसे मिल सकेगा। उसके सपने बड़े नहीं थे। वह पूरी जिंदगी टाइपराइटर चुराकर इस छोटे स्तर के अपराध के माध्यम से पैसे कमा सकता था, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा वक्त तक साथ देने वाली नहीं थी। जब पुलिस किसी दूसरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में चोर बाजार गई तो उन्हें बताया गया कि उनके सारे टाइपराइटर उन्हें एक साउथ इंडियन लड़के द्वारा बेचे गए हैं, जो हर हफ्ते 2 टाइपराइटर लेकर आता है। पुलिस चोर बाजार के इस दुकानदार पर कुछ दिनों तक नजर रखे रही। जब राजन नायर अपने 2 साप्ताहिक टाइपराइटरों के साथ वहां पहुंचा तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। भोईवाड़ा की पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त केस तैयार किया और उसे 3 साल की सजा के साथ जेल भेज दिया गया। जेल की इस सजा के साथ ही राजन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब वह जेल से छूटकर घाटकोपर के अपने घर पर वापस पहुंचा तो उसने एक गैंग तैयार करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में गोल्डन गैंग तैयार हो गया। इस गैंग ने अपना साम्राज्य बंबई के नॉर्थ ईस्ट टाउन्स में फैलाया, जिनमें घाटकोपर, चेंबूर, किरोली, मेन खुर्द, भांडुप और आसपास के इलाके शामिल थे। उन्होंने दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चालकों और दूसरे लोगों से पैसा ऐंठने के साथ अपनी कमाई की शुरुआत की थी। कुछ एक सालों में ही राजन एक अपराजेय शक्ति में बदल गया और गोल्डन गैंग एक हस्ती में। राजन ने जल्दी ही गैंग में एक काबिल आदमी को शामिल कर लिया। यह आदमी था अब्दुल कुंजू। कुंजू अंजुम ए इस्लाम हाई स्कूल का एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसे जल्दी ही लगने लगा था कि अपनी पढ़ाई लिखाई की बदौलत वह उतना कुछ हासिल नहीं कर पाएगा जितना कि राजन अन्ना की मदद से कर सकता है। वह राजन का विश्वसनीय सहयोगी और दायां हाथ बन गया और राजन कुंजू पर निर्भर होता चला गया।
कुंजू राजन से ज्यादा तेज तो था ही। उसने जल्द ही योजनाएं तैयार करने में अपनी प्रतिभा लगा दी। उसने तिलक नगर के करीब शेल कॉलोनी में अपना खुद का एक छोटा गैंग तैयार कर लिया और ताकत के भीतर एक ताकत बन गया। कुछ दिनों बाद वह इतना ताकतवर हो गया कि उसने अपने उस्ताद राजन नायर को ही चुनौती दे डाली। ऐसा करते हुए अपनी मर्दानगी को साबित करने उसने एक चिरपरिचित तरीका चुना। उसने राजन की लवर को, उसी स्त्री को जिसने शायद राजन को क्राइम की जिंदगी अपनाने को प्रेरित किया था, रिझाया, उसका दिल जीता और अंत में उससे शादी कर ली। राजन ने बुरी तरह अपमानित महसूस किया और वह सनक गया। वह गुस्से और बेचैनी से भर उठा और उसने अब्दुल कुंजू से खूनी बदला लेने की कसम खा ली। जब 1969 में कुंजू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत गिरफ्तार हुआ तो उसने मौके का फायदा उठाया। उसके गैंग ने कुंजू के गैंग पर हमला बोल दिया और उन्हें जमकर पीटा। राजन ने अब्दुल कुंजू की बीवी, अपनी पुरानी लवर, का अपहरण करने की भी नाकामयाब कोशिश की। कुंजू जेल में बंद होने की वजह से लाचार था और राजन धीरे धीरे और कारगर तरीके से उसकी जड़ों को काटने में लगा था। कुंजू ने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। जब उसे विक्रोली की अदालत में ले जाया जा रहा था तो उसे ले जा रहे पुलिस वालों की आंखों में उसने लाल मिर्च का पाउडर झोंका और भाग निकला। कई दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद जब मामला ठंडा पड़ गया तो कुंजू घाटकों पर लौट आया। जल्द ही उसने राजन को पैगाम भेजा। वह उससे अभी मिलना चाहता था। इस वक्त राजन और कुंजू सीधा टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए तकरार फिलहाल थम गई। दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ सकें। अंडरवर्ल्ड की कुख्यात शख्सियत बन चुका दाऊद जब अपने भाई की हत्या का बदला लेने के बारे में बातचीत के सिलसिले में बड़ा राजन से मुसाफिर खाना में मिला तो यह पुराना टाइपराइटर चोर उससे दहशत ज़दा था। मुसाफिर खाना में राजन इसके पहले दाऊद के कुछ करीबी गुर्गों के साथ आ चुका था, जिनमें से एक उसका सबसे ज्यादा चहेता छोटा राजन भी था। तभी ये दोनों राजन शहर के भीतर मुस्लिम माफिया की ताकत और रुतबे से रूबरू हुए थे। राजन अन्ना ने कभी इस बात की कल्पना भी न की होगी कि दाऊद जैसे डॉन को उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। उनके बीच कई मुलाकात हुई जिनके दौरान दाऊद अपने गहाफिल क्षणों में राजन अन्ना के सामने खुला था और उसने अपने सदमे को जाहिर किया था। पठान गिरोह को खत्म करने के दाऊद के मकसद को समझना मुश्किल काम नहीं था। उन लोगों ने ना माफ करने वाला गुनाह किया था। सबीर की मौत दाऊद के जज्बातों के एक बहुत बड़े हिस्से की मौत थी। वह एक बुरे सपने को जी रहा था। अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे की जालिमाना हत्या के बाद उनका सामना करना एक ऐसी चीज थी जो दाऊद जैसे व्यक्ति के वश की भी बात नहीं थी। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। वह अब तक हर किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता आया था और अब उसमें खुद अपना तक सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता था, लेकिन इसके लिए एक ही चीज थी जो वह कर सकता था, अमीर जादा और आलमजेब की हत्या। वह सांत्वना की उम्मीद में बड़ा राजन की तरफ मुड़ा और इस आदमी ने, जिस पर इस काम के लिए भरोसा किया गया था, उसे तसल्ली दी और कहा कि वह फिक्र न करे। उसने इस काम के लिए किसी उचित आदमी की तलाश की जिम्मेदारी ली। चेंबूर के तिलक नगर का डॉन होने के नाते उसे इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। उसने इस काम के लिए 2 लोकल लोगों को चुना, एक छोटे स्तर का छापामार फिलिप्स पांदे और दूसरा डेविड देवासायन परदेसी नामक आवारा गर्द और लफंगा। परदेसी एक 24 साल का नाकारा व्यक्ति था जिसके पास न कोई काम था, न परिवार और न ही कोई आम जिंदगी। वह भीख मांगकर या आड़े टेढ़े काम करके अपना बसर करता था। आजीविका के लिए कोई काम करने जैसा कोई ख्याल उसके मन में हो, ऐसा नहीं लगता था। इस खास काम के लिए राजन की नजर इस आवारा गर्द पर थी। राजन ने नतीजा निकाला कि परदेसी ऐसा कचरा है जिसके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वह बंबई के सिटी कोर्ट में अमीर जादा पर गोली दागने के लिए सबसे काबिल आदमी होगा। सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कैसे दाऊद के भाई की हत्या का बदला दाऊद और बड़ा राजन ने लिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।